नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए ये टॉपिक है आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब पोस्ट मौर्यन पीरियड का मतलब क्या है? शेपिंग द इंडियन हिस्टोरी थ्रू रीजनल डायनेस्टीज एंड फॉरेन पावर्स। मतलब कि जो लोकल डायनेस्टीज थी ये लोग और उसके बाद जो फॉरेन के लोग आए, ये किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को शेपिंग में लाए, किस तरह से शेप बनाया, मतलब किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को लिखा गया, ये किसने बताया? तो पोस्ट मौर्यन पीरियड ने। देखते हैं सबसे पहले जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रामन। अब ये जो है इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना है कि कहाँ पे है। तो ये आपका गिरनार हिल है, जूनागढ़, गुजरात में। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में दिया? तो अर्लीस्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन स्टैंडर्ड संस्कृत प्रोज, मतलब बहुत लंबी सी शिलालेख, मतलब इस पे चीजें लिखी हुई थी इस इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ वाले में, और लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत में। उसके बाद सबसे पहला जो है काव्य स्टाइल रॉयल इयोलॉजी के रूप में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। अब देखिए इयोलॉजी, इयोलॉजी का मतलब होता है फ्रैगमेंट ऑफ स्पीच, मतलब कि शाही अंदाज में भाषाएं या स्पीच लिखी हुई थी और काव्य के रूप में। काव्य मतलब जैसे ऐसे आप समझिए कि जैसे प्रोज के रूप में कविताएं टाइप इस तरह से लिखी हुई थी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे। अब आगे बढ़ते हैं। कहता कि क्वाइन, तो कुषाण डायनेस्टी के समय कौन सी क्वाइन थी इंडो ग्रीक में और योधेया, इस तीनों को देखते हैं करके। तो कुषाण वंश में जो है दो नाम है, एक है बीमा और है कुजाला। तो बीमा कार्डफिसेस ने जो है कौन सा क्वाइन रिलीज किया था? तो दैट इज द गोल्ड क्वाइनेज। और कुजाला जो है कॉपर क्वाइन को इशू किया था। फिर इंडो ग्रीक किंग जो आए, मतलब जो ग्रीक से इंडिया में आए, उसने जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गोल्ड क्वाइन को इशू किया था। तो कह रहा है कि इंडो ग्रीक जो है गोल्ड कॉइन को इशू किया और कुषाण रूलर जो है दोनों टाइप का, तो गोल्ड और कॉपर दोनों। फिर है कि योधेया, अब ये कौन थे? ये ट्राइब्स लोग थे। इसने एक अलग तरह का कॉपर कॉइन को इशू किया था। उसमें जो है कार्तिकेय भगवान है, उसके 6 सिर थे और साथ में एक पिकॉक का पिक्चर बना हुआ था और कॉपर की कॉइन्स थी। तो योधेया ट्राइब्स जो थे ये लोग इशू किए हुए थे। अब कह रहा है कि इन सारे चीजों के जो हमें रेफरेंसेज मिलते हैं, मतलब एविडेंस मिलते हैं, ये आपके पुराण और अष्टाध्यायी बुक है जिसको लिखे हैं पाणिनि साहब ने। तो इस बुक के रेफरेंस से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। अब देखिए कनिष्क और शाक संवत, अब इसको समझते हैं। कहा कि बुद्धा इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ, सारनाथ में जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन थी वो कौन सा समय के थे? तो उस समय कनिष्क राजा थे और डेट है 81 एडी। अब ये क्या है? तो कह रहा है कि जब कनिष्क राजा बने थे तो वो बने थे 78 एडी में, और इसके 3 साल के बाद ये बुद्धा इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी। चलिए अब देखते हैं कनिष्क राजा जो है, इसके लेके हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है डेट को लेके। तो कनिष्क राजा जो थे बुद्धिज्म के बहुत बड़े पैट्रोनेज थे, मतलब बुद्धिज्म का संरक्षण करते थे और कुषाण एम्पायर में जो है एक्सपेंड किए बुद्धिज्म को। कह रहा कि एग्जैक्ट ईयर क्या है कोरोनेशन का, मतलब राजगद्दी पर कब बैठे थे कनिष्क? तो देखिए इसमें बहुत सारी डिबेट हुई। फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्कॉलरी कन्वेंशन हुई लंदन में 1913 से लेके 1960 के बीच में। और फिर 1960 कन्वेंशन में क्या हुआ? सारे हिस्टोरियंस एक बात पे आए और बोले कि कनिष्क एरा जो शुरुआत हुई थी दैट इज द 78 एडी, और यहीं से जो है इसी 78 एडी से चालू हुई थी शाक संवत कैलेंडर। और यही शाक संवत कैलेंडर हमारा इंडिया का नेशनल कैलेंडर है जो मार्च से चालू होता है, ज्येष्ठ चैत्र मास से। देखेंगे इसको आगे कैसे कैसे हुआ। कह रहा है कि जैन ट्रेडिशन के अनुसार, देखिए जैन ट्रेडिशन, तो इसके अनुसार है कि विक्रमादित्य जो थे, जो 57 BCE इनके समय की बात है, विक्रमादित्य के,
तो विक्रमादित्य चालू किए थे कैलेंडर, उन कब चालू किए थे? 57 बीसी, और इस कैलेंडर को बोला गया था विक्रम संवत। फिर विक्रम संवत के बाद जो राजा आए, उन सारे राजाओं को हरा दिया किसने? शाक किंग ने। अब ये साका किंग या शाक बोलिए, इस किंग ने हरा दिया। तो कहा कि ये जो लड़ाई में हार गए थे, विक्रमादित्य के बाद जो राजा आए थे, कब हार गए थे? तो 135 विक्रम संवत। अब देखिए, तो 135 चालू कब हुआ था? तो चालू हुआ था आपका 57 बीसी में विक्रम संवत, और डेथ हुई इनकी कब? 135 में। अगर माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 78 एडी। इसका मतलब इसी समय क्या थे? राजगद्दी पर बैठे थे कनिष्क राजा। चलिए, अब कह रहा है क्या? विक्रम संवत जो है कब आया था? 57 बीसी। किसने इसको फाउंडेड किया था, मतलब बनाया था? तो राजा विक्रमादित्य उज्जैन के। फिर शाक संवत कब आया? 78 एडी। अब ये जो शाक संवत मनाया गया था, तो ये जो जीत हासिल की थी ना शाक किंग ने, उसी के खुशी में ये मनाया गया था। शाक संवत कैलेंडर को रिलीज किया गया था, जो कनिष्क मतलब कनिष्क के समय से रिलेटेड है। मतलब कि 78 एडी में ही कनिष्क राजा जो थे, मतलब कनिष्क राजगद्दी पर बैठे थे। अब आगे देखिए, अब ये देखिए करा है क्या? शाक संवत जो है ऑफिशियली तौर पे इंडिया में नेशनल कैलेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और जो पहला मंथ चालू होता है उसको बोलते हैं हिंदी में चैत्र। अब ये देखिए, हिंदू मंथ जो हिंदू धर्म है, इसके अनुसार जो कैलेंडर चलती है, तो इसको बोलते हैं विक्रम संवत। और अभी जो चल रही है इंटरनेशनल सिविल कैलेंडर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन मंथ, जो ये जनवरी फरवरी है ये। तो चैत्र चालू होता है, फिर बैसाख, ऐसे करके ये हिंदी में कैलेंडर है, मतलब विक्रम संवत का। और ग्रिगोरियन जो है, इसमें हम लोग मार्च से शुरू करते हैं नए साल का। चलिए, अब देखते हैं, कहता है कि एरा और ग्रिगोरियन ईयर जो है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल कैलेंडर इन करंट यूज, ये याद रखना है। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे। अगर विक्रम संवत बनाना हो तो जोड़ देंगे कितना? 57 बीसी, क्योंकि यहीं से चालू हुई थी विक्रम संवत 57 बीसी से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 2025 अभी डेट है, तो इसमें 57 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2082 विक्रम संवत। अगर आपको शाक संवत निकालना हो तो क्या करेंगे? 78 को माइनस कर देंगे, तो अभी क्या चल रहा है? 1947 शाक संवत। चलिए, अब कह रहा है कि कनिष्क राजा जो थे, इनके दरबार में एक से एक विद्वान लोग थे, कमी नहीं थी। जैसे एक प्रमुख नाम है अश्वघोष। अब अश्वघोष जो थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे कनिष्क के कोर्ट में, और जो मेजर सेंटर बना था बुद्धिस्ट कल्चर का, लिटरेचर का और साइंस का, ये अश्वघोष साहब ने ही बनाया था कनिष्क के दरबार में। कनिष्क जो है कहाँ तक रूल करते थे? ये सेंट्रल एशिया तक रूल करते थे। अब आगे देखते हैं, कहा कि स्कॉलर्स इन कनिष्क कोर्ट। देखिए अश्वघोष ये तो थे ही, इसके साथ और लोग भी थे। तो अश्वघोष जो है बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जैसे एक बुद्ध चरित, उसके बाद सौंदर्य आनंद, फिर सरिपुत्र करण। अब ये सब जो बुक थी संस्कृत लिटरेचर में थी, इसको लिखे थे अश्वघोष ने। उसके बाद इनके अलावा जो इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलेक्चुअल मतलब विद्वान लोग कनिष्क कोर्ट में थे, जैसे पार्श्व, नागा अर्जुन, उसके बाद चरक। अब चरक का जिक्र हुआ है, तो चरक जो है कनिष्क कोर्ट में बहुत बड़े फिजिशियन थे, डॉक्टर साहब थे, आयुर्वेदाचार्य। तो ये जो है एक बुक लिखे थे चरक संहिता, और यहीं से आयुर्वेदिक टेक्स्ट की नींव पड़ी थी। जो आयुर्वेदाचार शुरू हुई थी चरक संहिता बुक से ही पड़ी थी, जिसको लिखे थे चरक साहब ने। चलिए, अब देखिए कहता है कि एक और है वसुमित्र। वसुमित्र को किस चीज के लिए जाना जाता है? तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उस समय प्रेसिडेंट का रोल किए थे वसुमित्र। अब कह रहा है क्या, इस समय क्या हुआ था कि श्रावस्तिवादी टीचिंग की शुरुआत की गई थी, मतलब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब ये तो है बुद्धिज्म चैप्टर का, इसमें हमको उतना नहीं देखना है। अब देखिए कह रहा है कि इसके कॉन्ट्रास्ट में और कौन थे? जैसे पतंजलि। तो पतंजलि जो है ये भी बहुत बड़े विद्वान थे,
महाभाष्य नाम की पुस्तक लिखे थे, लेकिन ये जो है याद रखिएगा कनिष्क के समय का नहीं था। कौन? पतंजलि। किसके था? सुंग डायनेस्टी के समय का था। अब देखिए कुषाण एम्पायर का कहाँ तक फैलाव था, मतलब कहाँ तक ये एक्सटेंड था, देखते हैं। कहता है कि कनिष्क के शासन काल में अगर हम बात करें कहाँ का, नदन, अफगानिस्तान और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये दोनों एरिया थे आपके कनिष्क के वेस्ट में। मतलब कनिष्क जो एम्पायर था उसके वेस्ट में थे नदन अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का पार्ट्स। फिर इसके बाद नॉर्थ में बात करेंगे कश्मीर, फिर उसके बाद इंटायर नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों था, दोनों था नॉर्थ वेस्ट में। और फिर कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट से हम पार करके चलेंगे गैंजेटिक प्लेन, और फिर यहाँ से ईस्टर्न भाग में, मतलब ये वाला भाग जो है इसमें था आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब बिहार में पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। फिर उसके बाद बाउंड्री की तरफ अगर जाएंगे नॉर्थ और ईस्ट में, तो ये आपका फैला था तुर्फन तक। तुर्फन कहाँ पे है? वेस्टर्न चाइना में पार्ट है। फिर उसके बाद साउथ में ये कहाँ तक पहुंचा था, ये वाला रीजन में, तो विंध्या रीजन यहाँ तक फैला हुआ था, और बहुत बड़े मेजर लैंड को कंट्रोल करता था कौन? कनिष्क राजा, और इसे सिल्क रूट भी बोला जाता था। ये जो विंध्या रेंज है ना, इधर सिल्क रूट। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेड और पोर्ट्स को लेके क्या थी। तो पर्शियन गल्फ और रेड सी से लेके रोमन वर्ल्ड तक इनका व्यापार ट्रेड होता था कुषाण वंश का या कनिष्क राजा के समय। चाइना से क्या संबंध थे? हाँ था। अब देखिए करा कि एक लड़ाई हुई थी चाइना के बीच, किसके बीच? तो हान जनरल पान चाओ, ठीक है, इनके बीच लड़ाई हुई थी। क्योंकि जब कनिष्क ने क्या किया था, वहां के जो प्रिंस थे, चाइना के प्रिंस, हान प्रिंसेस, इनसे शादी करने के लिए, ठीक है, अपनी बेटी का शादी करवाना चाह रहे थे, लेकिन चाइना ने क्या किया? मना कर दिया। तो कनिष्क ने क्या किया? 70,000 अपने सैनिक को भेज दिया। कहाँ? सेंट्रल एशिया में। अब देखिए 70,000 सैनिक गया, लेकिन ये हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि चाइना की तो बहुत कम थे सैनिक, लेकिन बहुत डिसिप्लिन्ड में थे, इसलिए। चलिए अब देखिए गांधार आर्ट। तो गांधार आर्ट में आपको दो तरह के स्टाइल मिलेंगे, दो आर्ट्स के स्टाइल एक साथ। तो गांधार और मथुरा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा गांधार आर्ट में। फिर उसके बाद कनिष्क और जो अदर कनिष्क रूलर्स हुए, ये लोग खास करके जो है बुद्ध इमेज और मोनास्ट्री डेकोरेशन के लिए इन लोगों को रखे थे। मतलब ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट थी, किस चीज के लिए यूज होते थे? तो बुद्ध भगवान का इमेज, और जो मोनास्ट्री होती थी जहाँ पे मॉन्क लोग रहते थे, बुद्धिस्ट लोग, तो उनको कलर पेंट करने के लिए इन लोगों को रखते थे। फिर है क्या? चाइल्ड मैरिज की शुरुआत किसने की थी? तो चाइल्ड मैरिज की शुरुआत जो है इसी कुषाण पीरियड के समय ही हुआ था, और यहाँ पे गर्ल्स की जो उपनयन होती थी इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया लगभग। अब उपनयन क्या होता है? अगर आप सुने होंगे, एक जनेऊ होता है। जनेऊ एक फेस्टिवल मनाया जाता है, अलग अलग, मतलब हिंदू धर्म में ही होते हैं, लेकिन कुछ लिमिट लोग के पास है। तो उसमें एक सैक्रेड थ्रेड, धागा जो है पहनी जाती है, जनेऊ, जनेऊ बोलते हैं उसको। तो ये जो है पहले लड़कियों में होती थी, तो इसको जो है लगभग लगभग डिसअपियर कर दिया गया, और महिलाओं को जो है वैदिक एजुकेशन से कम कर दिया गया। और फिर उसके बाद इस समय जो है महिलाओं का जो स्टेटस जो बहुत लेवल पे था उसे घटा दिया गया था कुषाण पीरियड में। अब देखिए कहता है कि कौन सा फॉरेनर, मतलब विदेशी लोग आए हमारे देश पे, आक्रमण किए और राज्य संभाले देश में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्शियन किंग डेरियस फर्स्ट। इसने क्या किया? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट था, और ये इंडस के पास वाला रीजन है, कौन सा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंडस के पास वाला रीजन, इसको जो है अकेमेनिड एम्पायर में मिला लिया गया, मतलब पर्शियन एम्पायर में मिला लिया गया। फिर उसके बाद आया अलेक्जेंडर, जो मैंने पिछले टॉपिक में कवर किया। अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था 326 बीसी में। फिर उसके बाद आया साका, और साका आया आपको लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसी। अच्छा, अगर आपको पूछे कि ये सेंचुरी क्या होता है, सी में जैसे लिखता हूँ, सेंचुरी का मतलब 1 to 100 ईयर्स, इसको बोलते हैं सेंचुरी। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है एडी, मतलब एनो डोमिनी, मतलब 2000, 2000 के बाद 2001, 2010 ऐसे हुआ। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले का डेट। चलिए छोटी मोटी बात थी। अब आगे देखिए, कहता है कि इंडो ग्रीक रूलर स्ट्रेटो टू जो आए थे ग्रीक रूलर्स, इसकी खासियत बस यही थी कि इसने लेड कॉइन को जारी किया था। मतलब
जो ग्लास होती है, ग्लास का कॉइन्स बनाया गया था। चलिए अब आगे बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग और अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो कहा कि मौर्यन एम्पायर जो थे, जो लास्ट थे, वो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ के ही आर्मी चीफ था, उनका नाम था पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र ने क्या किया, बृहद्रथ का हत्या कर दिया और खुद का जो है शुंग डायनेस्टी का नींव रखा। अब हम बात करते हैं अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेव। इसमें जो है किस चीज का जिक्र किया, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा? अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेव। तो इसमें जो है पुष्यमित्र जो है राजा, इसने 2 अश्वमेध करवाए हुए थे। बस यही याद रखना कि इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, इसमें जैसे एक घोड़ा है और घोड़ा पे जो है कुछ बहुत सारी चीजें लिख के और इस घोड़े को छोड़ दिया जाता है। जहां तक ये घोड़ा पहुंच गया वह क्षेत्र उस राजा का हो गया। यही होता था अश्वमेध यज्ञ में। चलिए अब देखते हैं ओरिजिन एंड कैपिटल ऑफ सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी का जिक्र करेंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण का भी जिक्र होगा। चलिए अब कह रहा है कि जब कानवा डायनेस्टी का जब फॉल हो गया था, तब आया सातवाहन डायनेस्टी। और यह जो था दक्कन में बहुत पावरफुल था। कह रहा है कि पुराणों में जो नाम है, एक जिक्र होता है सिमुका या सिंधुक या सिमुका, सिप्रक, जो बोलिए, यही जो है सातवाहन डायनेस्टी की नींव रखे थे। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठाना। अब देखिए कह रहा है कि ये अभी कहाँ पे है, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद जो है ये यहाँ पे है। अब कह रहा है कि सातवाहन रूलर जो आए, इससे पहले कौन रूलर थे? तो ये जो सिमुक थे, सिमुक के ब्रदर थे कान्हा, और इसी को लोग कृष्ण भी बोलते हैं। ये आए और इसके बाद जो है आए थे सातवाहन रूलर्स, जो सिमुक आए। और इसने क्या किया, सातवाहन डायनेस्टी को बहुत दूर तक फैलाया, कृष्णा गोदावरी रीजन तक ले गया सातवाहन डायनेस्टी को। तो कह रहा है क्या, उसके बाद का जो राजा आया सतकर्णी, और सतकर्णी राजा आया तो इसने एक टाइटल शुरुआत की थी नाम के आगे या नाम के बाद, सतकर्णी। और ये सब सारी चीजें हमें लिखी है नानाघाट इंस्क्रिप्शन में। अब ये नानाघाट इंस्क्रिप्शन में जो है क्या क्या चीजें लिखी है देखते हैं। अब इसमें क्या किया गया था, ये जो सातवाहन डायनेस्टी थे, यहाँ के लोगों के जो वैदिक सेक्रीफाइस थी, मतलब अश्वमेध यज्ञ, इसका भी थोड़ा बहुत जिक्र है। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए ये जो सतकर्णी है अपने आप को क्या बोलते थे, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है गौतमी पुत्र सतकर्णी और खारवेल, ये 2 मेजर पोस्ट मौर्यन रूलर रहे, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे, नानाघाट इंस्क्रिप्शन से। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे, ये एक बहुत बड़े राजा थे सातवाहन डायनेस्टी के, जो दक्कन में था। फिर उसके बाद करते हैं, इस इंस्क्रिप्शन में जो है इसे क्या बोला गया, स्टंच ब्राह्मण, मतलब बहुत काबिल तेज तराक ब्राह्मण। और इसने क्या किया, 4 फोल्ड जो वर्ण सिस्टम था, इसको फिर से रीस्टोर किया गया। मतलब जैसे पहले 1 नंबर पे ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो इस वर्ण सिस्टम को फिर से ये रीस्टोर किए। अब देखिए वर्ण सिस्टम जब खत्म हो रहा था, कैसे खत्म हो रहा था, अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी तो क्या होगा, वर्ण सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को रोका गया था इसके द्वारा, गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा। इसलिए इसे बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण ऑर्डर। चलिए अब आगे देखिए, कहता कि खारवेल और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो खारवेल जो है, खारवेल कहाँ का राजा था, कलिंग का राजा था। किस डायनेस्टी से था, छेदी डायनेस्टी, ठीक है। और जगह है आपका ओडिशा। अब देखिए हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है उदयगिरी हिल्स के पास है। उदयगिरी हिल्स कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसमें खारवेल के बारे में पूरी डिटेल्स लिखी हुई, ये जो है इसमें लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है, अंदर में भी लिखी हुई है। तो चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं।